नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बिहार एसएससी से संबंधित कई पब्लिकेशन के सेट प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। और साथियों, इसके अलावा भी जैसे जैसे यह सेट प्रैक्टिस खत्म होगा, नया सेट प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू कराया जाएगा जब तक कि आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई भी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस बिहार एसएससी के रिलेटेड या अन्य कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, हम लोगों ने आरबीडी के सेट नंबर 14 तक को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हुआ है, वीडियो भी अपलोड है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से उसे आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 11 तक को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चूंकि यह सेट नंबर 15 है और आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर दिया गया है। कल जो है पहला सेट अपलोड किया गया था। वैसे तो सेट अपलोड आज हुआ था, कल वीडियो बना था। तो अभी हम शुरुआत करते हैं सेट नंबर 15 का पहले प्रश्न के साथ। साथियों, यहाँ पे दो प्रश्न है, उसका टिक आउट है जो पीडीएफ हमें प्रोवाइड हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी कोई किसी में भी टिक नहीं लगा हुआ है, सारे प्रश्न जो है वह ब्लैंक है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और आप साथियों पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, कंप्लीट सेशन को कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है वह छूट नहीं जाए। पता चले कि जिस क्वेश्चन को आपने स्किप किया है वही एग्जामिनेशन में हो सकता है कहीं पूछ दे। और आपको कोई भी पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल पे बने रहेंगे, आपको लगभग जितने भी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस है वह तमाम सेट प्रैक्टिस आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है कह रहा है ना, यानी कि ज्वार भाटा महासागरीय गतिविधियाँ हैं। धाराएं, यानी कि जो पानी का धारा का रहता है, महासागर का जो जलधारा रहता है उसमें धारा रहता है, फोर्स रहता है, करंट रहता है, तो यह भी ठीक है। तरंग की बात करेंगे तो उसमें करंट रहता है, तो बी भी ये सही है। धारा में तीव्रता रहती है, तो यह भी सही है। परावर्तन जो है आपका साथियों वह प्रकाश की गतिविधि से संबंधित होता है, तो यह महासागरीय गतिविधि से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की जो चाय जनजातियां हैं, चाय टी ट्राइब्स, उनके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है झूमर है। झूमर वहाँ का क्या है? लोक नृत्य है, जो कि असम के ट्राइब्स के चाय के जनजातियों के द्वारा इस झूमर नृत्य को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है, मेरे लिए एक क्या होता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है मेरे लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। द अदर साइड ऑफ साइलेंस है, ठीक है, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस शीर्षक के साथ किस बुक को लिखा गया है, यानी इस शीर्षक का जो बुक है वह किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक का नाम बताना है। तो इस पुस्तक को, जिसका नाम था साथियों वॉइसेस, ठीक है ना, नाम था द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसे उर्वशी बुटालिया के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा से यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। यह जो है महिला घरेलू हिंसा के विरुद्ध इन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई, बहुत सारा संघर्ष किया महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। उर्वशी बुटालिया इनका नाम है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद यानी कि ऑर्थोपाड है? ऑर्थोपाड जगह से इसमें से कौन सा संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सहस्त्रपाद, ऑप्शन नंबर बी। सहस्त्रपाद ऑर्थोपोडा संघ का एक प्राणी है। इसका शरीर लंबा और खंडयुक्त होता है, डिविडिबल टाइप का, और काइटिन के बाह्य कंकाल से क्या होता है, यह ढका होता है। सहस्त्रपाद कहने का मतलब, पाद मतलब पैर, ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत सारे पैर होते हैं, है ना, बहुत सारे पैर, बहुत सारे क्या होता है, पैर होते हैं, इसलिए इसे सहस्त्रपाद कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस कह सकते हैं इसे, प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा इसलिए होता है चूँकि 15 जनवरी 1949 को
भारतीय सेना की, इंडियन मिलिट्री है ना, इंडियन मिलिट्री की स्थापना की गई थी। या हिंदी में लिखिए साथियों, चूँकि इंग्लिश अलग अलग मीनिंग दे देता है। भारतीय सेना की स्थापना की गई थी 1949 को। इसी के कारण 15 जनवरी को जो है वह भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है वह भारत 1743 में आया था। ठीक है, 1743, ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा जाता है। स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक। अब लिखेंगे कम, बताएंगे ज़्यादा, है ना। सेना नायक कहा जाता है। और इसने यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 23 जून, पानीपत बोल रहे हैं, प्लासी का, है ना। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में उन्होंने सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, वैसे तो संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया गया था, तो वह सिराजुद्दौला की सेना को प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्रदान किया गया था। यह जो है बहुत ही कुशल नेतृत्व क्षमता वाला सेनानायक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इसमें से सही है। कौन सा इसमें से दिया हुआ है वो आपका सही स्टेटमेंट है, सही कंक्लूजन के साथ। देखिए, कब्जा संधि कंधा। अब कंधा यानी कि शोल्डर को देखिएगा तो इसे कब्जा संधि कहा जाता है। देखिए, इस टाइप का जो प्रश्न होता है उसमें आपको इंग्लिश में समझने में ज़्यादा बेहतर होता है। आपको ज़्यादा नहीं समझाएंगे, सीधे आंसर तक ले जाएंगे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कब्जा संधि कंधा यह सही नहीं है। अचल संधि कोहनी सही नहीं है। यह धुराग संधि जो है सिर और गर्दन, वह आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो वह प्रथम परियोजना है केन बेतवा परियोजना। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार के द्वारा जो नदी जोड़ो कार्यक्रम चलाया गया था, इसी कार्यक्रम के द्वारा केन बेतवा नदियों को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा इसमें से एक तत्वाद्य यंत्र है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जंतर। देखिए, तारों का कंपन करके जो है वह ध्वनि उत्पन्न किया जाता है ना। पिक्चर तो आपका एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं हुआ, मतलब इसी टाइप का एक रहता है, इसमें तार रहता है ना, और तारों के द्वारा जो है वह बजा करके उसके कंपन के द्वारा क्या किया जाता है, साउंड क्रिएट किया जाता है, कंपन उत्पन्न किया जाता है और इसे बजाया जाता है। इसी प्रकार में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जंतर। जंतर क्या है, एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। प्रश्न संख्या 10, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यह थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जो है उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी हरिपुरा अधिवेशन में। और जब त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 में, यह जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस के अपोजिट थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जो थे इनके ओपोनेंट थे। देखिए, पट्टाभी सीतारामैया, और इनको जो है, यह पट्टाभी सीतारामैया को जो है फेवर कर रहे थे महात्मा गांधी इनको सपोर्ट कर रहे थे। इन्हीं के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर पट्टाभी सीतारामैया जो है वह इस अध्यक्षता के लिए, त्रिपुरी अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस के ओपोनेंट के रूप में थे। और इन्हें हरा करके सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन में क्या बने थे, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इससे क्या हुए थे, त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे
जो कि 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस। और यह जो हार हुई थी पट्टाभी सीतारमैया की, उसको उन्होंने, महात्मा गांधी ने अपनी हार बताया। कारण कि उन्होंने अपने दिल पर इसलिए लिया क्योंकि वह उनको फेवर कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई यह उनकी नहीं हार है, मेरी हार है। और इसके बाद जो है वह सदस्यता को लेके, गठबंधन के लेके, बातचीत के लेके उन दोनों के बीच, यानी कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच क्या हुआ, एक उनके समिति के बीच जो है वह सामंजस्य नहीं बैठा और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन का रिजिग्नेशन दिए थे, यानी कि इस्तीफा दिए थे, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? सुभाष चंद्र बोस, जो कि एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद, यानी कि जीतने के बाद, निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। ऐसा इसलिए चूँकि अंडरस्टैंडिंग नहीं बना था। प्रश्न संख्या 11, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, फादर के रूप में, यानी कि फाउंडिंग फादर के रूप में किसे जाना जाता है? यह समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएंगे जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के लिए उन्हें क्या माना जाता है? उसका जनक माना जाता है। सीधा सा प्रश्न है, बहुत बड़ा, इसमें कुछ बवाल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऊँट के बारे में क्या गलत कहा गया? उनका गोबर सूखा होता है, वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें बहुत पसीना आता है। देखिए, पसीना उसको नहीं आता है, ऊँट को जो है वो पसीना नहीं आता है। ये बहुत हद तक सही बात है। वह एक बार में इतना पानी स्टोर कर लेता है, पीने के बाद वह आगे यूज के लिए पानी जो है वह अपने आप पास में स्टोर करके रख लेता है। उसे पसीना नहीं आता है क्योंकि वह उष्ण, यह ऊँट जो होता है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाला जीव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा की? देखिए साथियों, महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने महात्मा गांधी को बताया कि अगर आप किसी भी तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं या किसी भी तरीके का यहाँ का इंडिया के लोगों को हाव भाव समझना चाहते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो आप बेहतर तरीके से क्या करें, पॉलिटिक्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, किसी भी आंदोलन को सक्रिय रूप से, सुचारू रूप से चालू नहीं कर पाएंगे, एक सही दिशा में साथियों नहीं ले पाएंगे। ऐसा उन्होंने गांधी जी को सजेस्ट किया और इन्हीं के कहने पर गांधी जी ने पूरे 1 वर्ष तक भारत के अलग अलग भागों में उन्होंने दौरा किया था, ताकि वे लोगों के मन के बातों को समझ सके कि आखिर इन लोगों के विचार में, इन लोगों के मन में या यहाँ का सिचुएशन किस टाइप का चल रहा है, क्या डिमांड चल रहा है, क्या तकलीफ है और किस चीज़ से यह लोग क्या है, पीड़ित है। इस सब को जानने के लिए इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की मशवरा पर, सलाह पर पूरे भारत की क्या किया था, इन्होंने यात्रा की थी अलग अलग भागों की। सीधा सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो वो तो बात गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा ही क्या किया गया था, प्रस्तावना का प्रस्ताव पेश किया गया था और 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे क्या किया था, 24 जनवरी 1947 को इसे क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। आप जानते हैं कि हमारे संविधान को बनने में कितना लगा था, 2 वर्ष निर्माण करने में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जैसा भी कह सकते हैं, बात वही है, अंबेडकर साहब। प्रश्न संख्या 15, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशिया खेल में शामिल किया गया, यानी कि कबड्डी को पूर्ण रूप से
ठीक है, एशियाई खेलों में शामिल कर लिया गया, तो वह वर्ष था आपका 1990। कबड्डी जो है वो भारत का प्रमुख खेल है। और आपको बता दें साथियों कि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स गेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हॉकी को बढ़ावा दिया जाता था, तो आपको ऐसा ना लगे कि नेशनल गेम हॉकी है, ऐसा कोई घोषित नहीं है। प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी। बिल्कुल भी फास्ट नहीं जाएंगे, एकदम स्लो बताएंगे। जब 1932 की बात कर रहा है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर, यानी कि जाति के आधार पर अलग करने के, है ना, पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में यरवदा जेल में गांधी जी के द्वारा किया गया था, भूख हड़ताल की गई थी। और इसी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए जो है इस यरवदा जेल में जो है अंबेडकर साहब गए थे। अंबेडकर साहब उन्होंने क्या किया था, साइन किया था, ठीक है ना, आधे अधूरे मन से इन्होंने साइन किया था। अंग्रेज क्या करते थे, जाति के आधार पर लोगों को तोड़ना चाहते थे, कमज़ोर करना चाहते थे। उनका यह एजेंडा था, जो कि गांधी जी इसके जाल को समझे थे और उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन कर दिया। तब जाके चूँकि गांधी जी अपनी जीत पर अड़े थे, तो अंबेडकर साहब ने क्या किया था, एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। एग्रीमेंट मतलब अति होता है, सहमति होता है, सहमति पत्र होता है, तो उस पर जो है उन्होंने सिग्नेचर किया था। और तब गांधी जी अनशन अपना तोड़े थे। और यह जो है आपका जातिगत आधार पर जो पृथक करने का जो रणनीति था अंग्रेज का, वह कुछ हद तक क्या हुआ था, असफल हुआ था। वैसे आज भी साथियों यह विद्यमान है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे। किसके द्वारा 1928 में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। तो वैसे तो बहुत सारे लोग थे, उसमें आपका कौन थे, मोतीलाल नेहरू भी उसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 18, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ी गई थी। तो यह लड़ाई जो है ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच में 1944 में इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई जो है वह 8 मार्च 1944 से लेकर के 3 जुलाई 1944 तक चली थी। इसमें ब्रिटिशों ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने, ऐसा लिख देते हैं, ब्रिटिशों ने क्या किया था, जापान को पराजित किया था। जापान हारा था और ब्रिटिश जीते थे। ऐसे आसान रहेगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 19, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी स्थित है। पूछा गया कि किस जिले में, तो यह जिला है आपका कोरापुट। ओडिशा का कोरापुट जिला है जहाँ पे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। 1620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जो है चोटी को अरमा-कोंडा के नाम से जाना जाता है। अरमा-कोंडा के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका पड़ता है ओडिशा के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कोरापुट में स्थित है। 1620 मीटर इसकी ऊंचाई है, अरमा-कोंडा इसका नाम है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसे राष्ट्रीय आवास बैंक जो है उसे भारत के शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना जो है वह 9 जुलाई 1988 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगी अदिति अशोक। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में यह गोल्फ की खिलाड़ी है और यह बेंगलुरु से संबंधित है। इनका संबंध बेंगलुरु से है और वह जो है गोल्फ टूर्नामेंट में, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका मूंगफली। वैसे जो है अधिकतर जो है मूंगफली का उत्पादन, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात है।
गुजरात जो है वह मूंगफली का सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और कई राज्यों में की जाती है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, वे सब जिले में, ये सब आपके स्टेट्स में की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो गुजरात मूंगफली का प्रोडक्शन करता है। प्रश्न संख्या 23, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर जो है वह वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यूज करते हैं इसको हम लोग। प्रश्न संख्या 24, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह पूना पैक्ट जो हुआ था वह महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। कब? जब महात्मा गांधी क्या लड़ गए थे, क्या चीज़ पर अड़ गए थे? वो अड़े थे, क्योंकि साथियों देख के नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। तो 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मध्य जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल के जो है उसके आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करनी थी, और इसी के कारण वह क्या हुए थे, वह अनशन पर, आमरण अनशन पर यरवदा जेल में बैठ गए थे। तो जो है मतलब आधे अधूरे मन से, चूँकि गांधी जी की हालत ख़राब होने लगी थी, तो इसको देखते हुए, गांधी जी जिद पर अड़े थे, इसको देखते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, अपस्मार मिर्गी, ठीक है, यह मिर्गी जो है इससे शरीर का कौन सा अंग जो है वह प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है? तो मस्तिष्क इससे क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है। मस्तिष्क ये जो मिर्गी जिसे आती है वह क्या होता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, सफ़ेद जो होता है, और वह उसका जो है मस्तिष्क यानी कि खुद के वह नियंत्रण में नहीं रहता है, ठीक है, बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो जाता है, और यह अगर ज़्यादा लेवल तक हो जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न संख्या 26, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, यह कहाँ से निकलती है? तो यह दोस्तों निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है मध्य भारत में बहने वाली कृष्णा गोदावरी, इस दो नदियों के बाद नर्मदा जो है वह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय रिजर्व बैंक के रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसे 2010 में 26 अगस्त 2010 को अपनाया गया था। यह प्रतीक जो है, इस प्रतीक का डिजाइन किया था डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा। डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा जो है वह रुपए का, यह रुपए का है ना, इस तरीके का सिंबल, इसका डिजाइन इन्होंने तैयार किया था। रुपए इस तरीके का सिंबल जो है रुपया पे, तो इसी ये डिजाइन जो है उदय कुमार के द्वारा, डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रश्न संख्या 27, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? यह प्रश्न अभी अभी हमने किया है। प्रश्न संख्या 28, हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है? तो यह आपका केरल में पड़ेगा, केरल के त्रिपुनीथरा में, केरल का त्रिपुनीथरा है, वहाँ पे जो है वह हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय में कुल 49 भवन बने हुए हैं, इसमें कुल 49 भवन बनाए हुए हैं। प्रश्न संख्या 29, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में डैश के बीच है। देखिए यह 2019 के संदर्भ में पूछा गया था। अभी क्या है, 2,03,000 मान सकते हैं, 2,03,082 के करीब है ना, 1,2 सैकड़ा हज़ार 10,000 हो गया, तो यहाँ पे तो गलत हो गया ना, 2 लाख है ना, यह वाला आंकड़ा है ना, 2,03,082 है, इसके आसपास। तो अगर ऑप्शन में दिया रहे साथियों, ठीक है, ऑप्शन में दिया रहे आपका 2 लाख है ना, या वैसे भी नहीं, इस तरीके से दिया रहेगा 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको एक अप्रोक्स डाटा भी दिया रह सकता है, तो आप 2 लाख के साथ जाएंगे, वो करेंट के हिसाब से। यह जो आपको से पूछा जा रहा है आपसे, तो यह पूछा जा रहा है 2019 तक का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,996 से लेके 12,375 डॉलर के बीच, ठीक है, ये 2019
19 का आंकड़ा है और यह डॉलर का आंकड़ा है। हमने यहाँ पे क्या बताया था, रुपीज़ का आंकड़ा बताया था 2,03,082 के आसपास, समथिंग ऐसा ही है कुछ, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है। प्रश्न संख्या 30, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो यह मेला जो है पीर बुधान का मेला प्रत्येक साल इसे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यह जो है 250 वर्ष पहले से इसका यहाँ पे आयोजन किया जाता रहा है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न संख्या 31 साथियों बचा हुआ है। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसकी घोषणा जो है आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा भारत के राष्ट्रपति को इसके तहत शक्ति प्रदान की गई है। भारत के राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी करते हैं इसी अनुच्छेद 123 के माध्यम से। जब संसद सत्र जो है नहीं चल रहा होता है तो देश को नए कानून की जब आवश्यकता होती है तब राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? सबसे पुराना विंबलडन है जो कि साथियों घास के मैदान पर खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? सबसे भारी गैस क्या हो जाएगी यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। रेडॉन जो है वह सबसे भारी गैस है। अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस को नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है और इस गैस की खोज जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक एंस्टन डॉन ने की थी। कब की थी? 1900 में की थी। साथियों इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 32 किया था और विंबलडन के बारे में आप जान लीजिए कि विंबलडन जो है 2023 का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता था। क्योंकि साथियों कभी कभी क्या होता है ना कि एट ए टाइम रिमाइंडर नहीं आता है ध्यान में, तो कभी कभी एक आध दो पॉइंट मिस कर जाते हैं। तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा यह विंबलडन टूर्नामेंट जीता गया था। इसमें उन्होंने सर्बिया के जोकोविच है ना, जोकोविच को इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हार्ट अटैक हृदय गति रुक जाने के कारण कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है, अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी किस देश से थे, किस देश के लिए यह क्रिकेट खेलते थे? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? तो मुगलों के द्वारा जो है सामुदायिक विरासत का अनुसरण किया गया था, फॉलो किया गया था राज्याधिकार के लिए। मुगल वंश की अगर बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक जो है वह बाबर था और बाबर के द्वारा ही पहली बार राज्याधिकार को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, बराबर बराबर संपूर्ण साम्राज्य को अपने 4 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया गया था। ठीक है, सभी को बराबर भाग मिला था। जो व्यक्ति काबिल और योग्य होगा वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकेगा। मान लीजिए साथियों सबको चारों को इक्वल होगा, जो ज़्यादा काबिल होगा उसका साम्राज्य का क्या होगा? ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, यानी कि ज़्यादा वो शिखर पर जाएगा। लेकिन दिया सबको इक्वल ही, तो इसमें क्या हुआ कि जो ज़्यादा स्ट्रेंथ जिसके पास होगा, जो ज़्यादा कुशल नेतृत्व होगा वह अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। इसके कारण क्या होगा? इसमें लड़ाइयाँ भी साथियों नहीं होगी, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 नहीं साथियों 36, क्योंकि 35 अभी अभी किए हैं। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो है वह मेयर के द्वारा की जाती है, मेयर के द्वारा, है ना, मेयर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, यानी कि जिसे महापौर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो स्थानीय क्षेत्र में लोकतंत्र को विकेंद्रित करते हुए 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, उसी में नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता
महापौर के द्वारा की जाती है, ऐसा उसमें जिक्र किया गया था। इसी के माध्यम से जो है यह शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 37, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? अब बताइए ये किस तरीके का प्रश्न है। 8 बार से लगातार जो है 8 बार है ना शपथ ग्रहण किए हैं, शपथ ग्रहण किए हैं नीतीश कुमार, और ऐसा करने वाले सबसे ज़्यादा बार शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री कहिए मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नीतीश कुमार। और इनका जो है पार्लियामेंट में विधानसभा में बहुत ही बढ़िया स्पीच दिए थे इन्होंने, तो समझ सकते हैं किस लेवल के चीफ मिनिस्टर है। वैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो सैल्यूट करते हैं इन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारण नहीं है? कौन सा मृदा निर्माण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन नंबर सी, यह जो है मृदा निर्माण का कारण नहीं है। कार्बनिक सामग्री की भूमिका जलवायु कारण जनक शैली की प्रवृत्ति, यह क्या करता है? मृदा के निर्माण में सहायक होता है। और अकार्बनिक सामग्री जो है इससे मृदा में किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं होता है। प्रश्न संख्या 39, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? उसका क्या नाम दिया गया था? तो उसे सीरी नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने अपने सैनिक गुटों में, अपने सेनानायकों में, अपने सेना के जो भी हैं उस विभाग में भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए घोड़ा दागने की प्रथा उसने शुरू की थी। घोड़ा दागने की प्रथा उसने शुरू की थी, और साथ ही साथ सैनिकों का हुलिया लिखने का, ताकि क्या हो? भ्रष्टाचार ना हो। सैनिकों का हुलिया भी लिखना, यानी कि किस तरीके का है, नाक किधर है, नाक टेढ़ा है, कान टेढ़ा है, गोल है, नाक चपटा है, नाक खड़ा है, इस तरीके से। तो इतना तो सर बताना मुश्किल होगा, मतलब अपने एक लिख लिया कि भाई इस टाइप का उसका हुलिया था, घोड़ा का नंबर इतना था, घोड़ा इस तरीके था, कुछ तरीके से वो अपना कोडिंग करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था 1954 में। 1954 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक को साथियों 1905 में लिखा गया था, है ना, एक मिस्टेक हुआ, 1905 में लिखा गया था, है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1954 में जो है वह भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। डाटा मिस्टेक हो गया था, तो भारत रत्न पुरस्कार से 1954 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी गीतांजलि के लिए, है ना, गीतांजलि के लिए भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें धर्मशाला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? यह देश बना है सीरिया। ऑप्शन नंबर डी, सीरिया दुनिया का सबसे प्रमुख नार्को स्टेट बना है, क्योंकि इसका आर्थिक अस्तित्व जो है अब कैप्टागन के उत्पाद और निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसे गरीब आदमी का कोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका शिलान्यास असम में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा 10,900 करोड़ रुपए की लागत से, जो क्या करेगा? विभिन्न परियोजनाओं और शिलान्यास को इसका शिलान्यास किए हैं अलग अलग परियोजनाओं को, ताकि यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट और अधिक हो पाएगा। प्रश्न संख्या 44, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? यह खोला गया है बांग्लादेश में, ठीक है। भारतीय उच्चायोग ने दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के कुश्तिया में, कुश्तिया एक शहर पड़ता है, कुश्तिया दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश का, वहाँ पे जो है भारतीय उच्चायोग के द्वारा 16वां वीज़ा केंद्र खोला गया है, 16वां वीज़ा केंद्र खोला गया है। प्रश्न संख्या 45, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का ताज किसने जीता है? इस ताज को नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023। प्रश्न संख्या 46, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने
भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में B.R. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य की ब्रॉन्ज की अगर बात करें, है ना, ब्रॉन्ज की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? इस प्रतिमा का अनावरण जो है हैदराबाद में किया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा। और 132वीं जयंती थी, उसी के अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती के अवसर पर इसे हैदराबाद में 125 फीट मूर्ति का कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रश्न संख्या 47, G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों MACS की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? इसका आयोजना जो है वह वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में की जाने वाली है। G20 कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की 12वीं बैठक। प्रश्न संख्या 48, विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसे 14 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक साल। यह जो है एक जानलेवा हृदयघात संबंधी क्या है? हृदय संबंधी और पाचन संबंधी क्या है? एक बीमारी है, जानलेवा बीमारी। और इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक साल 14 अप्रैल को इसे चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस देश ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? यह सैन्य अभ्यास जो है अमेरिका और फिलीपींस के मध्य शुरू किया गया है, जिसका नाम है साथियों बालिकांस, है ना। बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि अमेरिका और फिलीपींस की सेना के मध्य शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 50, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक इस टूर्नामेंट में जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई थी, उस चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जो है वह जीते हैं अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, साथियों इस जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न को आप 1 बाय 1 करके, अगर आपको दिक्कत हो तो बैक करके भी देख सकते हैं, है ना। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर की अगर बात करें तो यह क्या है? इनपुट है या आउटपुट है? मॉनिटर तो आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट देता है। स्कैनर क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। स्कैनर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है? रतौंधी की बीमारी विटामिन ए की समस्या से होती है, तो वर्णांधता किससे होगी? ऑप्शन बी विटामिन ए से ही होगा ना। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, गांधी शांति रत्न पुरस्कार से सम्मानित तो किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है और किसके लिए? कुष्ठ रोग से उन्मूलन के लिए। तो यह सम्मान दिया गया है योहोई सासाकावा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सद्भावना दूत हैं। कौन है? सद्भावना दूत हैं योहोई सासाकावा, और उन्हें जो है वर्ष 2018 का जो कि यहाँ पे दिया हुआ है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 54, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई इकाई जो है वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में साथियों कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक ईंधन में जो है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो यह है आपका मैक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह जो वायरस क्या है, दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को क्या करता है?
नुकसान पहुंचाता है और इसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। एडिट में डिलीट का ऑप्शन आता है तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? सैप्रोफाइटिक कवक जो है वह आपका हो जाएगा, देखिए सैप्रोफाइटिक कवक जो है यह एक प्रकार का क्या है, पेनिसिलियम का यह प्रकार है। पेनिसिलियम एक प्रकार का सैप्रोफाइटिक कवक होता है, ठीक है, जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है। इसी को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक कवक। तो यह कौन सा है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा आपका पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 58, एक ईबी किसके बराबर है? एक ईबी 1024 पीबी के बराबर है, ठीक है। एक ईबी 1024 जो है, ईबी बोले तो साथियों क्या होता है, एक्साबाइट, है ना, एक्साबाइट। ईबी आपका एक्साबाइट होता है और पीबी आपका पेटाबाइट होता है। पीबी क्या होता है, पेटाबाइट होता है। अब साथियों कह रहा है कि एक एक्साबाइट कितने पीबी के बराबर होता है? तो 1024 पीबी के बराबर यानी कि पेटाबाइट के बराबर होता है। तो बड़ा कौन हो गया, एक्साबाइट क्या है, एक्साबाइट जो है वह बड़ा है पीबी से, है ना। प्रश्न संख्या 59, वाहनों में रिव्यू विंग मिरर के रूप में, प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे, वाहनों में रिव्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो है वह छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है। छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है। चूँकि अवतल लगाएंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा तो देखना नहीं है, मिरर में क्या देखना है, छोटा देखना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 60, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर? तो यह हो जाएगा 277 केल्विन। इसके अलावा जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस जो है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है, जल का घनत्व जो है वह अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 61, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर यानी कि समय का अंतर फिर से पढ़िए। जब सूर्य वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरता है ना, और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच, यानी कि कब इसके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, कितने मिनट का होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट का यह डिफरेंसेज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 62, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? साथियों अगर आपने वॉल्यूम 2, ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म का जो कि आज अपलोड किया गया है मॉर्निंग में 11-12 बजे के करीब में, तो वॉल्यूम 2 क्या सेट नंबर अगर 1 आपने किया हुआ है तो इसी सेट में इस प्रश्न को दोहराया गया था। मैं इसीलिए बोलता हूं कि प्रश्न को साथियों आपको यहाँ पे जितने भी सेट कराए जा रहे हैं आप प्रश्न को ज़रूर पढ़िए, कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिए। आप देखेंगे जब आप एग्जामिनेशन से लौटेंगे तो आपके चेहरे पर खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आप इतने बार प्रश्न को रिवाइज कर चुके होंगे कि अगर आपके दिमाग से अगर निकल भी जाए तो एक बार प्रश्न सामने आएगा तो आंसर आपके सामने एक बार फ्लैश उसी तरीके से होगा। तो ज़रूर साथियों पूरे सेट को देखें, सारे प्रश्न को देखें, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। ग्रेनाइट चट्टानें जो है वह आग्नेय प्रकार की चट्टान है, ठीक है। प्रश्न संख्या 63, इसरो के द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो यह हो जाएगा आपका GSAT-7A। इस GSAT-7A को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि क्या है, एक नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह है जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के उसकी जो संचार क्षमता है उसको डेवलप करने के लिए इस GSAT-7A को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 64, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है, बाहरी स्ट्रक्चर
जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है। तो यह क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली जो है वह कोशिका का बाह्यतम आवरण है, बाह्यतम स्ट्रक्चर है, जो कि कोशिका के अवयव को उसके बाह्य आवरण से, है ना, अलग करता है, सेपरेट करता है। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के सक्षम प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? प्रश्न को अगर आप फिर से समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश, ठीक है, एक्सीडेंटल या इरादा रूप से, यानी कि जानबूझ के इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संचरण को संदर्भित करता है? डेटा सुरक्षा। क्या करता है? डेटा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में साथियों कुछ खास नहीं था, ये जो लंबा प्रश्न कर दिया गया था वो लग रहा था कि भाई प्रश्न क्या है, थोड़ा सा हार्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो यह है हमारा कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या होता है? एक बहुमुखी तत्व है। यूँ तो कहें साथियों प्रत्येक चीज़ में कार्बन है, मेरे में, आप में, पत्ता में, आप कहिएगा लकड़ी में, सारे चीज़ में कार्बन होता है। ठीक है ना, जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे देंगे सारे में कार्बन है। तो क्या कह रहा है? बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है, यानी कि सारे चीज़ में यह इंक्लूड होता है। ठेठ में समझाएं, एक वर्ड में बोले तो सारे चीज़ में साथियों कार्बन है। झोला में, कपड़ा में, वायर में, जिस चीज़ में आप कहिए साथियों, सारे के सारे में कार्बन है, इसलिए इसे बहुमुखी तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? अब देखिए स्पीकर से आवाज़ निकलेगा तो आउटपुट हो गया, प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंट करके देगा, आउटपुट हो गया। मॉनिटर क्या करेगा? दिखाएगा, शो करेगा रिजल्ट, तो आउटपुट देगा। माउस क्या करेगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो सर्वाहारी होते हैं, यानी कि मांस मछली माने मतलब मांस भी खाएं, वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। ठीक है ना। उन पशुओं को, सॉरी, इंसान को तो कहा जाता है सर्वाहारी, पशुओं को किस कैटेगरी में रखा जाता है? यह भी एक क्या है, अलग टाइप का प्रश्न है, उसे भी साथियों सर्वाहारी की ही कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 69, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी तो जो है वह रैम होता है, जिसे साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जो है इसकी प्राइमरी मेमोरी होती है। प्रश्न संख्या 70, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, विसरण के द्वारा जो है वह ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन जो है O2 पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 71, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB में, ठीक है, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह पुरस्कार आपको दिया गया था ओम पुरी को, जो कि अधिकतर आपको हास्य कलाकार के रूप में देखने को मिलेंगे, हास्य जो है कॉमेडी एक्टर के रूप में देखने को मिलेंगे। वैसे तो इन्होंने कई सारी फिल्मों में जो है अपना रोल निभाया हुआ है। प्रश्न संख्या 2021, साथियों जोधा अकबर एक सीरियल चला था, धारावाहिक कहिए, तो उस धारावाहिक में ओम पुरी जो है स्टार्टिंग में जो आपको जो होता है, जो माने कोई भी धारावाहिक शुरू होने से पहले जो एक ब्रॉडकास्ट नहीं लिखाता है जिसमें कंडीशन लिखा रहता है, शर्तें लिखा जाता है, जो बोलता है वह आवाज़ ओम पुरी की है। प्रश्न संख्या 72, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत किया गया है हर सर्किल, ठीक है। महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी के द्वारा जो है महिलाओं के लिए हर सर्किल नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जो है वह महिलाओं को सशक्त बनाना है।
मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर सर्किल जो है उस ऐप का यह जो है महिला के द्वारा यूज किया जाएगा। हर सर्किल को महिलाओं से जुड़ी सामग्री के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। चाहे किसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में जो है यह जो है उन्हें ट्रेंड करेगा और शिक्षित करेगा। प्रश्न संख्या 73 वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे प्रत्येक साल 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व भर में साइकिल दिवस के रूप में। प्रश्न संख्या 74 WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है साथियों इसमें से गलत लिखा हुआ है? इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। नहीं, वर्ल्ड जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यह सही है, ए आपका गलत हो जाएगा। नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो इवेला जो कि क्या है, इस संगठन की 7वीं महानिदेशक है। WTO की 7वीं महानिदेशक है, यानी कि वर्तमान महानिदेशक जो है वह ओकोंजो इवेला है, नागोजी ओकोंजो इवेला। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका शीर्ष निर्णायक निकाय मंत्री स्तरीय सभा है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन ए गलत है और वही हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 75 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? यह पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को किरण रिजिजू के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 76 भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? मंत्री परिषद का गठन जो है वह राज्य मंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य और उप मंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि स्थानीय सरकार के मंत्री के द्वारा जो है यह नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वह 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, उसमें एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। प्रश्न संख्या 77 जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? अब पढ़ते हैं बारी बारी से। कौशल भारत स्किल इंडिया के तहत कुशल पेशेवरों का एक मजबूत समुच्चय पूल बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने PMKVY 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया है। सही बात है, कौशल भारत स्किल इंडिया डेवलपमेंट के लिए जो है जो भी ट्रेंड होंगे कुशल पेशेवर उनका एक क्या किया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा। समुच्चय पूल का मतलब मजबूत ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें 200 से अधिक जो है औद्योगिक प्रशिक्षण है ना संस्थानों ने PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। PMKVY का मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया है। सही बात है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बी में कह रहा है कि इसे देश भर के 600 जिलों में शुरू किया गया है। सही बात है, इसे 600 जिलों में, पूरे देश भर के 600 जिलों में से शुरू किया गया है। कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। यह भी सही है। इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब साथियों यह ऑप्शन डी जो है इसके तहत जो है 8 लाख दिया हुआ है, जबकि 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है। 1 करोड़ का, अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, तो सही है डाटा, 1 करोड़ का टारगेट रखा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा, डी ही आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 78 चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वह गलत है? पहला ऑप्शन क्या है, मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। अब देखिए यह जो है उत्तरी ध्रुव नहीं, दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल का, साउथ पोल है, साउथ पोल। तो हमारा ये तो ऐसे ही गलत हो गया, सीधे से आंसर बना, आगे कोई देखने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी देखने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें क्या करना है, सीखना है, समझना है और कुछ पॉइंट क्लियर करने हैं। तो देखते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है। यह इसरो के द्वारा विकसित
दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। सही बात है, चंद्रयान 2 था। हालांकि देखिए ऐसे तो चंद्रयान 3 की बात कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। सही है, और यह ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को एक साथ ले गया था। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 79, हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि तैयार माल के मूल्य से में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 80, औरंगजेब के संबंध में समय में नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या औरंगजेब के समय के बारे में आपको गलत कह रहा है, वही आपको बताना है। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब का एक अन्य नाम था आलमगीर। सही बात है, गलत नहीं है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब के द्वारा अपने भाई दारा सिकों था और एक लड़ाई में निर्णायक रूप में हराया और अपने पिता को आगरा में ही अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया। तो यह भी बात सही है औरंगजेब के बारे में। वह शाहजहां और मुमताज़ का दूसरा पुत्र था। अब देखिए यह जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। यह शाहजहां और मुमताज़ का दूसरा नहीं, क्या था, छठा संतान था। ठीक है, तो यहाँ गलत हो गया। और 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो यह सही है। एकमात्र क्या बनेगा, सी नंबर ऑप्शन गलत है, जो कि हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 81, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। सही बात है। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है। उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। सही बात है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बनेगा। हमें क्या करना है, गलत को ढूंढना है। ठीक है ना। बी में कह रहा है कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी था और संरक्षक और मार्गदर्शक था। तो बैरम खां क्या था, यहाँ से बैरम खां का कोई लेना देना नहीं है, बैरम खां बाद में आया था। ठीक है, बैरम खां जो है वह हुमायूं का सहयोगी था, है ना। तो बी हमारा यहाँ से गलत होगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। बैरम खां चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय का नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो सही है ऑप्शन नंबर सी। और साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसे सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो डी भी सही है। एकमात्र ऑप्शन हमारा बी जो है वह साथियों गलत है और हमारा करेक्ट आंसर बी ही बनेगा। प्रश्न संख्या 82, महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था। तो यह था विंबलडन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट गलत कहा गया है। तो पढ़िए, जालियांवाला बाग की घटना चौरी चौराई घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो यह जो है जालियांवाला घटना का जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यह साथियों रॉलेट एक्ट के बाद घटित हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा घटना के बाद नहीं हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है यहाँ पे सभा एकत्रित हुई थी इस जालियांवाला बाग में। जब हत्या का होगा तभी तो हत्याकांड होगा ना। तो जालियांवाला बाग में यहाँ पे इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में और इसी रॉलेट एक्ट के तहत वहाँ के स्थानीय जो है एक नेता कह सकते हैं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की इसी रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई थी। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बिना किसी वारंट के, बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी मतलब सही सबूत के, शक के आधार पर अंग्रेज जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। और गांधी जी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी और इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे जालियांवाला बाग में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसी भीड़ पर जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोली चलवा दी गई थी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चौरी चौरा के बाद नहीं, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के बाद जो है यह घटना हुई थी। बी नंबर ऑप्शन में साथियों कह रहा है
कि यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। सही बात है, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का परिणाम था। बिल्कुल सही है, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का आधार दे दिया गया था। बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा था। प्रश्न संख्या डी में कह रहा है कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। और साथियों, इसी जनरल ओडायर का जो है हत्या उधम सिंह के द्वारा किया गया था। उधम सिंह ने इसी जनरल ओडायर की हत्या की थी। प्रश्न संख्या 83 का आप आंसर समझ गए। ऑप्शन ए गलत है, बी सी डी सबके सब सही हैं। 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट जो है वह साथियों गलत है। पढ़िए कौन सा लिखे। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। साथियों, 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था, यह वीडी सावरकर ने कहा था। वीडी सावरकर के द्वारा जो है यह इसे क्या कहा गया था, 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, तो यह भी सही है। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को एक ही साथ जो है वह फांसी दे दी गई थी, एक ही डेट को 1931 को, मार्च 1931 को। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा था। साइमन कमीशन का साथियों विरोध क्यों हुआ था कि इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी जो है वो अंग्रेज थे, यानी कि गोरे थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। तो 1918 में बॉम्बे पहुंचा था। सही है। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यह साथियों, शेख मुजीबुर रहमान जो है वह बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता था, है ना। इसने बांग्लादेश में योगदान दिया था, उसे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह कथन जो है निहायत गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। हैदराबाद की चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पढ़िए ऑप्शंस को। यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। सही है। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद का जो यह शहर जो है, यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। कौन? ऑप्शन नंबर ए जो है हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में कह रहा है, तो वह सही है। ठीक है। बी में कह रहा है कि इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। इन्फॉर्मेशन भी याद करते चलेंगे तो सही है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि मेहराब कमरों की 4 मंजिला और मेहराबों की दीवा को सहारा देते थे। देखिए फिर से सर, ये सहारा देते थे। फिर से पढ़ते हैं। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। अब यहाँ पे सी नंबर जो कह रहा है वह चार मीनार 1551 में 91 में निर्मित था। भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित मस्जिद था। चार मीनार जो है वह उर्दू शब्द है जिसका अनुवाद 4 स्तंभ होता है। और यहाँ पे जो सी नंबर जो ऑप्शन आपका कह रहा है कि मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों को दीर्घा को सहारा देता है, तो यह गलत है। और यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराब पर बनाया गया है। यह आपका सही है। तो हमारा आंसर सी जो है वह गलत है और वही हमारा आंसर बनेगा। साथियों, इस तरीके से जो है यह सेट नंबर 15 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 16 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देख जाइएगा, रिवाइज कर जाइएगा। और जितने भी साथियों जितने भी वीडियो को आपने मिस किया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, एक साथ देखने को मिलेंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच आप तमाम दोस्तों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।